प्रॉपर्टी सारी खत्म की ध्यान ना हम लोगों ने लास्ट क्लास डिवाइड उस पे करके लाना था आप लोगों को प्रैक्टिस क्या उसमें बताइए पहले तो डाउट। अगर आप लोगों ने पैराबोला लेक्स अगर कर रखा अच्छे से डिवाइड तो हाइपरबोला में आप लोग को बहुत कम डाउट आने वाले हैं। तो देख के बताओ मुझे जो स्टार्टिंग किया होगा उसमें कौन सा डाउट है। यस जल्दी कौन सा 11 था क्या पूछे थे लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट तो क्या पूछा आपने ये नहीं 11 let theta is between 0 to pi but if the eccentricity of the hyperbola is greater than 2 then the length of its latest rectum lies in the interval। कौन सा हाइपरबोला है ट्रांसफर या कंजुगेट ट्रांसफर राइट। इसेंट्रिसिटी एडी और ई के बीच का रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा। अगर ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करेगा तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस 1 जाएगा तो 1 प्लस sin स्क्वायर x स्क्वायर थीटा इक्वल टू e स्क्वायर तो e इक्वल और इसमें से प्लस ये का फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी मेंशन है ठीक है। तो e इक्वल टू sec थीटा आ गया। अब वो sec थीटा आप लोग मतलब इसेंट्रिसिटी क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन 2 तो आपको पूछा गया कि देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट सेक्टम लाइज इन द इंटरवल। आप लोगों को बोला गया कि e जो है वो ग्रेटर देन 2 है। लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ 2b स्क्वायर बाई a और हमें इसकी रेंज पता करनी है और b क्या b स्क्वायर क्या है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा और a क्या है cos थीटा।
यहाँ तक समझ आया था। सेक थीटा ग्रेटर देन 2 है, सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा दिया हुआ आप लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा फंक्शन है? कॉस कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। अगर कॉस डिक्रीजिंग है तो सेक कैसा होगा? इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप एंगल्स बढ़ाओगे वैसे आपकी वैल्यूज भी बढ़ेगी। सेक 2 कब होता है? 60 थीटा 2 कब होता है? अगर सेक थीटा ग्रेटर देन 2 है जाएगा कहां तक? सेक थीटा ग्रेटर देन 2 है तो जाएगा कहां तक? तो इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सेक थीटा 2 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। सेक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पर सेक इसका इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि वैल्यूज बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा। तो थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? सेक कब 2 होता है? 60। सेक कब इनफाइनाइट होता है? 90। तो थीटा की रेंज मुझे इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि कहां से कहां तक के बीच में, 5/3 से 5/2 के बीच में। लेटर सेक्टम का लेंथ 2b² है, b² कितना दिया हुआ है? sin स्क्वायर थीटा। a क्या दिया हुआ है? cos थीटा। अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? sin बाई cos इज 10 और ये sin थीटा बन गया, राइट। अब sin थीटा का √3/2 से लेके 1 तक में है, सॉरी, अब थीटा की रेंज अगर मुझे पता है, sin फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? इंक्रीजिंग। तो sin अप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे जैसे डोमेन बढ़ोगे वैसे आपकी रेंज भी, तो इनइक्वालिटी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? जब डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैं cos अप्लाई करता तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता, पर sin अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी को भी फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो sin 60 √3/2, sin 90 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। आपके दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए तो sin थीटा इंटू tan थीटा करोगे तो रेंज क्या आएगा? अच्छा, आप इस तरह से मल्टीप्लाई इसलिए कर पा रहे हो, ऐसा हर जगह नहीं कर सकता। ये इसलिए कर पा रहे हो तो दोनों की टेंडेंसी सेम है, दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं, दोनों एक साथ। अगर ये sin एक होता है एक cos होता तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। क्यों? वो दोनों का बिहेवियर ही अलग अलग है, तो उसको आप साथ में लेके नहीं कर सकते। इसमें साथ में लेके चल पाओगे तो दोनों इंक्रीजिंग है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 और 1 into इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का 3 से लेके कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। आपको उसी की रेंज जानते थे कि आपका लेटेस्ट सेक्टम जो होगा किसके बीच में होगा, तो 3 से चालू होगा, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट सपोज आप लोगों को ऐसा एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, लोग किया नहीं होगा, इसमें डाउट भी नहीं है। आज ही लास्ट है, फिर इसके बाद पूछोगे तो एक्स्ट्रा टाइम बता सकते। ये आपके पास एक हाइपरबोला दिया हुआ है xy माइनस 3x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको कुछ इसका लेटर सेक्टम का लेंथ फाइंड करके देना है। ये कौन सा हाइपरबोला होगा? रोटेशनल। ये रोटेशनल नहीं है, पहले तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कौन सा है? रोटेशनल हाइपरबोला की इक्वेशन में कौन कौन से टर्म होते हैं? x² y² ही नहीं है तो रोटेशनल कैसे हो जाएगा? कौन सा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शिफ्टेड फॉर्म है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन कैसा होता है? xy इक्वल टू c², xy इक्वल टू c², xy इक्वल टू c² कब होता है? जब आप लोगों का सेंटर 0,0। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लास्ट क्लास में डिस्कस किया हम लोगों ने। अब अगर इसको भी शिफ्ट कर सकता हूँ ना, इसको भी यहाँ से उठाकर भी मेरा सेंटर 0,0, इसको उठा के अगर मैं इसको के पे ले जाऊंगा तो इक्वेशन अब क्या लिखेगा मुझे? x माइनस एस इंटू वाई माइनस के इक्वल टू c²। और c² किसके बराबर होता है? s²/2। तो ये फॉर्म जैसे लिखा हुआ xy का ही टर्म है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है?
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शिफ्टेड फॉर्म, क्योंकि शिफ्टेड नॉर्मल फॉर्म में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर का, तो उसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होती, इसमें है राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक हाइपरबोला का लेटर सेक्शन का लेंथ पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अच्छा रोटेट शिफ्ट करने से क्या लेटर सिस्टम की लेंथ को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता राइट। पर ये तो पता करना पड़ेगा कि इसको शिफ्ट किया कहाँ है, कहाँ शिफ्ट किया है, कैसे पता करें? लास्ट में आपको ढूंढना क्या है, लेटर सेक्शन का लेंथ। व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन? 2b² a। और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो a और b सेम हो तो b की जगह पर b a रखोगे तो 2a² a 2a। तो हमें फाइनली ढूंढना 2a। अब 2a ढूंढना होगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? a की। पर a ढूंढने के लिए अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे a मिल जाएगा। तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे भाई? दो फैक्टर आने चाहिए ना मल्टीप्लाई। जैसे आपको फैक्टराइज करके मतलब ऐसा कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा जिससे आप दो फैक्टर निकाल पाओ। तो सिंपल सा है भाई, दोनों में क्या कॉमन है? x। तो अंदर क्या बचा? तो वापस अंदर क्या बचना चाहिए? सभी आप कॉमन ले सकते हो। तो y - 3 लाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? -3y है। तो इसका कि मैंने -3 कॉमन लिया होगा। तो -3 कॉमन लिया तो -3 × -3 +9। तो आपने अगर +9 किया तो सामने -9 भी किया होगा तो +7 था और -9 किया तो क्या बनाइए? x - 3 × y - 3 = तो हो जाएगा। और ये 2 मेरा किसके इक्वल होता है? s²/2। तो s² किसके बराबर होगा? 4। तो a कितना हो जाएगा? 2। और लेटर लेंथ कितना हो जाएगा? 2 × 2। तो भाई शिफ्टेड तो कहीं पर भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो इसको भी तो शिफ्ट किया जा सकता है। इसको रोटेट नहीं किया जा सकता, खुद ही रोटेट, इसको थोड़ी रोटेट कर सकता हूँ, खुद ही रोटेट करके 45 डिग्री का रोटेट करके यहाँ पहुंचे। तो आप लोग ऐसा नहीं हो कि इसको भी रोटेट किया जा रहा है, यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। से 26 करना होगा तो कैसे करोगे? हाइपरबोला सर्कल के कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। स्लोप फॉर्म के c को इक्वेट कर लें। √3k - yk - 4 √3 = 0 and √3x + y - 4 √3k = 0. The locus of the point of intersection of these lines form a conic with eccentricity. क्या पूछना है? समझ आया? किसका लोकस ढूंढना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? इनफाइनाइट। तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो चेंज होती रहेगी। क्या चेंज हो रहा होगा? के। तो मतलब फाइनली एलिमिनेट किसको करना है? के को। उसके पहले आपको क्या चाहिए होगा? तो किसको ज्वाइन करना है? ज्वाइन किसको? कॉनिक तो बनाना है। ज्वाइन किसको करना है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करने से सबसे पहले क्या चाहिए होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जो हमें पता है के टर्म्स में मिलेगा, फिर के को एलिमिनेट करना होगा। है ना? क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि भाई करना क्या है। क्वेश्चन ये मेरे पास एक इक्वेशन है,
ये मेरे पास एक इक्वेशन है, करेक्ट। अब इन दोनों को एलिमिनेट करके मुझे x और y चाहिए। तो सबसे पहला काम कर लेते, इसको k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। एलिमिनेशन कर लेते, ky कट, क्या बचेगा √3kx प्लस √3kx। तो कितनी बार देगा 2 टाइम्स √3kx, यहाँ क्या बचेगा -4√3 और -4√3 k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ ये दोनों को शिफ्ट कर लेंगे ना, क्या कॉमन 4√3 क्या रहेगा अंदर 1 प्लस k स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2√3k, √3 कैंसिल 2 2 जा, तो क्या मिला आपको ट्वाइस ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय k। अब y ढूंढ लेते हैं, इसको उठा के इसमें डाल देता हूँ, कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं ना, √3k इंटू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस 4√3 इक्वल टू y के, माइनस y के शिफ्ट कर लेते, y ढूंढना है हमें। तो क्या कट हो रहा है, k कट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2√3 माइनस 4√3 माइनस 2√3 और ये प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय k इक्वल टू y। दोनों में कॉमन क्या है 2, अच्छा सॉरी 2√3 k स्क्वायर भी आएगा, सॉरी 2√3 k स्क्वायर। तो कॉमन क्या 2√3 क्या रहेगा अंदर k स्क्वायर माइनस 1 बाई करेक्ट। अब आप लोगों को एलिमिनेट किसको करना है, k को। अब k को एलिमिनेट करें कैसे, क्योंकि x ये है y ये है और हमें हटाना किसको है k को, ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि अब k को एलिमिनेशन, ये तो पता है k को हटाना होगा, बट हटाना भी तो आना चाहिए। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इजी नहीं होगा वो हटाना, बट अगर आप लोग इस मेथड से करोगे तो बहुत आराम से हट जाएगा। इसको अगर सेपरेट करो तो क्या होगा, ये k प्लस 1 बाई के, मुझे दिख रहा है कि x के अंदर मुझे k प्लस 1 बाई के मिलने वाला है और मुझे y के अंदर k माइनस 1 बाई के मिलने वाला है ना। इसको इसके साथ लोगे तो क्या होगा k माइनस 1 बाई के, और यहाँ पर क्या मिल रहा है k प्लस 1 बाई के। तो k प्लस 1 बाई के और k माइनस 1 बाई के बीच में रिलेशन, k प्लस 1 बाई के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ k माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर प्लस 4। कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। सही है। तो फिर k प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस k माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर। समझ आया। अब k माइनस 1 बाई के की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्या होगा y अपॉन 2√3 इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई के। अगर यहाँ देगा तो k माइनस 1 बाई के किसके बराबर हो जाएगा y अपॉन 2√3। यहाँ पर अच्छा इसमें 2 को तरफ ले जाकर स्क्वायर कर लेता हूँ, क्या होगा x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या रखा था y बाई 2√3, y बाई 2√3 का स्क्वायर y स्क्वायर बाई 12 उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो माइनस y स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 4। मुझे लगता है इस पूरे का मेन स्टेप यही कि भाई के हटाओगे कैसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक आ रहा था तो इस टाइम पर ये क्लिक हो जाना चाहिए। भाई कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी दिखिए, मतलब a प्लस बी को या तो a माइनस बी में ले जाना हो या a माइनस बी को a प्लस बी में ले जाना, तो ये आइडेंटिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। 4 को भी डिवाइड में ले जाता हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 48 इक्वल टू 1। हाइपरबोला मिल गया। मुझे क्या चाहिए तो उसका इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी के लिए ट्रांसवर्स हाइपरबोला b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू, तो 16 डिवाइड में जाएगा 48 बाई 16 3 इक्वल टू स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर इक्वल टू
4 तो E इक्वल टू एक्सटेंसिटी ढूंढना तो एक्सटेंसिटी क्या किया 2 आप लोगों का। तो क्वेश्चन सिंपल है बट उसकी एलिमिनेशन बस पता चल जाए। 30 मेथड बताओ क्या होगा। कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके बाइसेक्टेड कोड क्योंकि लोकस ऑफ मिड पॉइंट तो बाइसेक्टेड कोड किसका सर्कल का क्या हाइपरबोला का सर्कल का बाइसेक्टेड कोड है। क्वेश्चन देखिए तो पता चलेगा। तो डायग्राम अगर इसका बनाए तो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि भाई आपके पास एक सर्कल है x + y + 25 नाम का जिसका सेंटर 0,0 है रेडियस पाई है। पहले क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। ये 5,0 ये -5,0 ये 0,5 ये 0,-5 अब एक हाइपरबोला दिया हुआ है। तो हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला है ट्रांसवर्स या कंजुगेट ट्रांसवर्स राइट। और उसका a कितना है 3 तो a 3 है तो होगा ना सही है। ये पॉइंट 3,0 ये पॉइंट -3,0 अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई आपके पास यहाँ पर एक बाइसेक्टेड कोड है मतलब बहुत सारे कोड है और वो कोड सर्कल के लिए कोड है बट हाइपरबोला के लिए जैसे कितने कोड हो सकते हैं इनफाइनाइट। जैसे कितने कोड हो सकते हैं इनफाइनाइट। तो हर कोड का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा इसका भी एक मिड पॉइंट होगा। वैसे एक दूसरा कोड बना है यहाँ पर वो इसका टेंजेंट बना है इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कुछ ना कुछ कर्व बनेगा। वो कौन सा कर्व बनेगा ये क्वेश्चन। तो लोकस का क्वेश्चन मुझे लगता है कि भाई दो ही तो चीज देखनी किसको ज्वाइन करना है और कौन सी कंडीशन पे ज्वाइन करना है। मुझे दोनों चीजें बताओ किसको ज्वाइन करना है मिड पॉइंट पर कौन सी कंडीशन पे ज्वाइन करना है। वो हाइपरबोला का टेंजेंट बनना है इस कंडीशन पे। तो जैसे मिड पॉइंट और कोड का मिड पॉइंट पर इमीडिएटली हमारे दिमाग में आएगा t = s1 सर्कल का इक्वेशन x² + y² = 25 t मतलब क्या इसमें xy की जगह पर xy है ना तो क्या रखोगे hx y² की जगह पर ky -25 इक्वल टू ये t हुआ इक्वल टू s1 के लिए क्या करेंगे रखेंगे तो क्या होगा s² + k² -25 कैंसिल तो क्या मिला hx + ky इक्वल टू h² + k²। लास्ट में फिर x और k की जगह पर क्या रखेंगे x और y की। तो फाइनल आंसर तो x और y के टर्म में होना चाहिए। अब कंडीशन का ये तो हुआ बाइसेक्टेड कोड बस यूज किया जिनको ज्वाइन करना। अब ये इसका टेंजेंट है तो टेंजेंट के लिए फिर कौन सा फॉर्म यूज करूं टेंजेंट का। सबसे कम अननोन किस में होते हैं सोचना क्या होता है कि सबसे कम अननोन किस में टेंजेंट में 3 फॉर्म आते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म या तो स्लोप फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म या तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी एक ही अननोन होता है बट इसमें थीटा और थीटा के साथ भी तो सेक और टेन है। तो देखा जाए तो सेक थीटा और टेन थीटा वैसे थीटा एक ही है बट वो सेक थीटा टेन थीटा दोनों को हटाना पड़ेगा। तो बेटर है क्या यूज करना चाहिए हमेशा स्लोप फॉर्म। सोचने का ही नहीं किसको यूज करने का स्लोप फॉर्म। हाइपरबोला का स्लोप फॉर्म टेंजेंट का स्लोप फॉर्म मतलब y = mx ±m² ये किसका इक्वेशन है टेंजेंट का। y को तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ तो 0 = mx - y ऐसा हो जाएगा। ये टेंजेंट इक्वेशन मतलब इसका इक्वेशन है
है ना। हाइपरबोला के कंसेप्ट के हिसाब से इसका इक्वेशन ये है, बट सर्कल के कंसेप्ट के हिसाब से इसका इक्वेशन ये है। तो दोनों एक ही है, मतलब अगर दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही लाइन है, मतलब कोइंसिडेंट हो रहे हैं, कोइंसिडेंट की कंडीशन A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। किसको हटाना है? एच को नहीं हटाना है भाई, एच को तो एच के हट गया तो ज्वाइन किसको करोगे? एच के नहीं हटाना है, हटाना किसको है? एम को। किसको हटाना है? एम को। एच को हटाना नहीं, एच की जगह पर एक्स वाई रिप्लेस करना है, वो तो लास्ट में करेंगे, पर अभी हटाना किसको है? एम को। अगर एम को हटाना होगा तो आप देखोगे तो आपके पास 3 रेशियो दिया हुआ है, इक्वेट कर लेते हैं ना। इक्वेट करोगे तो फर्स्ट 2 को इक्वेट करते हो तो एम की वैल्यू मिल रही है, कितना मिल रहा है? माइनस एच बाई के। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो एम कितना होगा? माइनस एच बाई के, राइट। और यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? के इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9m स्क्वेयर, जिसमें एम कितना है? माइनस एच बाई के, उसका स्क्वेयर 9 एच स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, एलसीएम लूंगा तो माइनस 16 के स्क्वेयर रूट के बाहर निकलेगा तो के होगा ना, वो के और ये के कैंसल, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। और अब h और k की जगह पर क्या रख लिया जाए? x और y। तो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y। तो इसका कैलकुलेशन कर बढ़ना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा सॉरी, रूट हटाना। तो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस स्क्वायर सामने की तरफ आएगा, उल्टा स्क्वायर लगाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कंसेप्ट सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, एक ही पता चल जाएगा। जैसे 31 वापस सेम जैसे ही वापस लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, जैसे ही पढ़ा मिड पॉइंट ऑफ द कोड, इमीडिएटली क्या है? t इक्वल टू s1। किसका? बाइसेक्टेड कोड, हाइपरबोला का। और वो टेंजेंट किसका बनता है? सेम ही तो हो गया, इसमें सर्कल हाइपरबोला, तो हाइपरबोला पैराबोला। तो पहले हाइपरबोला का t इक्वल टू s1 लगाऊंगा, उसको पैराबोला के टेंजेंट के स्लोप ऑफ y इक्वल टू mx प्लस a बाई l के साथ कंपेयर करूंगा। जैसे इसमें क्या था? 1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई b2 क्वेश्चन नंबर 36। तो लिख दिया हुआ है। हाँ
कहाँ से पास हो रहा है? वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन स्क्वायर बाय 49 9 कौन सा हाइपरबोला है ये? कंजुगेट हाइपरबोला का वर्टेक्स होता क्या है? 0, प्लस माइनस b, तो 0, प्लस माइनस 8, ठीक है। ये जो एलिप्स है वो यहाँ से पास हो रहा है, एलिप्स जो है वो यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ से पास हो रहे थे दोनों पॉइंट 0,8 और 0,-8 दोनों सेटिस्फाई करेंगे होंगे, इसको पुट कर लेते हैं। तो 0x² प्लस y² इक्वल टू 1 में अगर मैं 0,8 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 64/b² इक्वल टू 1, और 0,-8 रखोगे तो भी वही आएगा क्योंकि स्क्वायर ही तो है। तो आपके पास क्या मिल जाना है? b² इक्वल टू 64, तो b² की वैल्यू मुझे पता है 64 है। और थोड़ा बहुत डायग्राम ऐसा कुछ दिखना चाहिए, अगर हम डायग्राम बनाने की ट्राई करें तो अपने पास एक एलिप्स है जो यहाँ से पास हो रहा है ना, तो कुछ दिखता होगा। फिर आगे देखते हैं, इतना हुआ, ये फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ लेट द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स कोइंसाइड विद द ट्रांसवर्स है कंजुगेट, जो इसके ये उसका ट्रांसवर्स है और ये कंजुगेट है। वो एलिप्स के क्या बन रहे हैं? मेजर और माइनर। अगर एलिप्स का अगर मेजर और माइनर बन रहा है तो इसमें कि एलिप्स का मेजर एक्सिस कौन है? y एक्सिस, और माइनर एक्सिस कौन है? x एक्सिस। तो कौन से एलिप्स की बात हो रही होगी? वर्टिकल, है ना। दिखने में हॉरिजॉन्टल लग रहा है बट वो इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है वर्टिकल होगा ये, ठीक है। यहाँ तक हुआ लेट द प्रोडक्ट ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द E एंड H बी 1/2। E की इसेंट्रिसिटी नहीं पता बट एक एटम से तो निकाल ही सकता हूँ, क्या होगा? वर्टिकल एलिप्स ध्यान रखिएगा, s² इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस e², राइट। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कौन सा हाइपरबोला? कंजुगेट, तो वापस s² इक्वल टू b² इंटू e² माइनस 1, तो 49/64 प्लस 1 इक्वल टू e², सही है, राइट। अब आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये दी कि दोनों की इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो दोनों की इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट अगर 1/2 के बराबर है, यहाँ से e² कितना आएगा? भले इसको E1 नाम दे दो और इसको E2 नाम दे दो, तो मेरे पास क्या रिलेशन है? E1 E2 इक्वल टू 1/2। और मुझे लास्ट में फाइंड क्या करनी है तो देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो E और B चाहिए एलिप्स के, मुझे मतलब बेसिकली A चाहिए। अब आपको A चाहिए होगा तो हटाना किसको पड़ेगा? हटाना किसको पड़ेगा? E2 को, और E2 किसके बराबर है? 1/2 E1 के बराबर है। E1 की वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ, E1² एलसीएम लूंगा तो 64 प्लस 49 कितना होता है? बाई 64। तो E1 कितना? √113/64, 32/8 होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4/√113 और उसका स्क्वायर करना है। तो s² इक्वल टू 64 टाइम 1 माइनस 16/113, एलसीएम लूंगा तो 97/113, करेक्ट। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ वर्टिकल एलिप्स 2a²/b, b कितना आया था? 8, b था ना, और s² आया हमारे पास 64 टाइम 64 इंटू 97/113 डिवाइड बाई 8, 8 जा 16, तो कितना आ रहा है? 16 इंटू 97/113। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ को उन्होंने L नाम दिया था और ढूंढना क्या था? 113L। तो 113L तो 113 और 113 तो कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर है क्या? 36.5। तो
तो एक एक स्टेप करते गए तो क्वेश्चन नंबर 40। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाए बिना कुछ नहीं होगा। देखते पर ना क्वेश्चन बनेगा। डायग्राम बनाइए।
आया? सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, तो तुम लोग ना तो आपकी नोटबुक का है कहाँ कर लो, इसमें कर लो आपका वही देखिए। तो बुक नहीं लाए तो मॉड्यूल का है ना, ये नोटबुक का है ना, बैठने से अगर क्वेश्चन बन जाता तो मैं भी बैठ जाता हूँ। कभी नहीं बनेंगे ऐसे, तो पूरा साल चला गया भी नहीं बनता, आगे भी नहीं बनेंगे। करना पड़ेगा उसके लिए, हाथ हिलाना पड़ेगा तभी कुछ काम बनेगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हमेशा डायग्राम बनाएंगे। y² = 4x का एक फोकल पॉइंट लेना है जो ये हमारा y² = 4x, इसका ये फोकल कोड। अच्छा, फोकल कोड कहाँ से पास हो रहा होगा, 1,0 से फोकस से पास हो रहा। फिर क्या दिया हुआ है, मीट द पैराबोला एट द पॉइंट m let the line L be a tangent to the hyperbola। ये जो लाइन है L y = mx + c, ये फोकल कोड पे लाइन दिया ना, अलोंग द लाइन y = mx + c, y = mx + c, जो हाइपरबोला का क्या बन रहा है, कौन सा हाइपरबोला है, x² / 4 - y² / 4 = 1। a कितना है, 2, a कितना है 2, तो आप लोगों का a 2 है, हाइपरबोला जो होगा वो इसको टच करके निकल रहा है, ये पॉइंट है 2, 0, और ये है -2, 0। ओके, फिर आगे इसके बाद if O is the vertex of the parabola and F is the focus of H, इसका फोकस तो मोटी है e, 0 और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी √2, तो ये लास्ट इसको F नाम दिया है। और लास्ट में आपको क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ, मतलब आपके 4 पॉइंट है, यहाँ O है, यहाँ पर M है, यहाँ पर F है, यहाँ पर N है, मतलब ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनता होगा। इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, एक केस होती है, इसके एरिया के लिए क्या चाहिए। तो इसका एरिया दिख रहा है मुझे, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या दिया हुआ है, ये हुआ है बेस को ओरिजिन से लेकर √2 का डिस्टेंस, √2। तो मेरी तकलीफ तो दोनों में किसकी है, हाइट की। हाइट मतलब m का y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर हाइट मतलब n का x कोऑर्डिनेट। ये m और n किसके एक्सट्रीम पॉइंट है, फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में रिलेशन T1 T2 = तो यहाँ का m कोऑर्डिनेट क्या होगा, 80², 2a/t, और यहाँ पर सॉरी 2t, 80², 2t, और यहाँ पर a/t², -2a/t, a1 है। ये रिलेशन कैसा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कैसा है, T1 T2 = -1 को यूज करके। ओके, मतलब मुझे t चाहिए होगा तो मुझे हाइट मिल जाएगा। ओके, है ना, क्वेश्चन इतना है। तब t ढूंढने पे फोकस करते हैं, कैसे ढूंढे t। ये जो है वो इसका टेंजेंट है, टेंजेंट को तो यूज ही नहीं किया, टेंजेंट को यूज करते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन y = mx ± √(s²m²) -d²। ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, 1,0 से सेटिस्फाई करेगा, y की जगह पर 0, x की जगह पर 1, इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, m² =
4m square minus 4 तो 4 equal to 3m square equal to 3 by 4 m equal to प्लस और माइनस √3/2 पर क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था m ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो m प्लस √3/2 ही लूंगा माइनस लूंगा 4/3 m square 4/3 तो m equal to 2/√3 ओके। अब m मिला पर मुझे m नहीं चाहिए तो मुझे तो क्या चाहिए था t चाहिए था m का कोई काम ही नहीं है तो m की जगह पर मुझे t चाहिए तो ठीक है नहीं दोनों पॉइंट है दो पॉइंट से भी तो स्लोप निकाल सकते हैं कैसे निकालूंगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 क्या कॉमन है यहाँ से पहले तो 2 और 2 कैंसिल फिर क्या बचा t plus 1/t यहाँ पर दो फैक्टर t minus 1/t और t plus 1/t कट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो t minus 1/3 equal to √3 t square minus √3t minus 1 equal to 0 ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है डायरेक्टली फैक्टराइज होते दिख नहीं रहा है तो फिर t equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a so t equal to √3 plus √7 divided by 2 √3 minus √7/2 में मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि t जो है मुझे पता चल रहा है कि भाई t तो इस क्वाड्रेंट वाली की वजह से पॉजिटिव ही होगा ये नेगेटिव नहीं हो सकता √3 minus √7/2 नेगेटिव दे देगा तो t कितना हो गया आपका √3 plus √7/2 इसका हाइट कितना हो गया ये हाइट कितना हो गया इसका y कोऑर्डिनेट के बराबर तो 2t तो √3 plus √7 और ये इसकी हाइट के बराबर 2/t कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है हाइट तो नेगेटिव नहीं बोलूंगा तो 2/t t ये है तो 4/√3 plus √7 हाइट मिल गया a1 मैं इसका एरिया निकालता हूँ हाफ ऑफ बेस कितना है 2√2 into height √3 plus √7 2 और 2 कैंसिल a2 निकालता हूँ हाफ ऑफ बेस 2√2 हाइट 4/√3 प्लस रेप्लेस कर लेते हैं √3 plus √7 को रेप्लेस करने के लिए √2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √7 minus √3 तो नीचे √7 plus √3 √7 minus √3 7 minus 3 4 ये 4 और ये 4 कैंसिल ये 2 और 2 कैंसिल क्या मिला √2 टाइम √7 minus √3 आपको लास्ट में क्या करना है एरिया फाइंड करने के लिए दोनों के एरिया को ऐड जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या कॉमन है दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है √2 क्या रहेगा अंदर √3 plus √7 plus √7 minus √3 plus √3 कैंसिल तो क्या मिला होगा 2√7 तो 2√7 into √2 करते जाओगे तो कुछ होगा बैठे रहने से अगर कुछ थोड़ी ना होगा वो 25 वाले क्वेश्चन 25 में 25 का सबसे पहला क्वेश्चन सेंट्रोइड वाला if A and B are the point of intersection of the circle and the hyperbola and the point P moves on the line कैसे करेंगे सिर्फ आप मेथड बता सबसे पहला स्टेप तो पहला स्टेप तो क्या कोई डायग्राम तो बनाएंगे पर डायग्राम के बाद
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा उसके लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। अभी जब आप सोल्व करने जाओगे तो आपको क्या वाई स्क्वायर को पुट कर लेना चाहिए। वाई स्क्वायर को पुट करना ज्यादा इजी है। वाई स्क्वायर किसके बराबर 8x माइनस हाइपरबोलिक इक्वेशन में रख दूंगा। एक x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो x की दो वैल्यूज आती है, उसमें से कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है वो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जब y स्क्वायर की जगह पर 8x माइनस x स्क्वायर करके जब आप सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वेक्टर्स जो आते हैं, दो रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव आता होगा एक नेगेटिव आता होगा, तो मैं नेगेटिव को एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों एलिमिनेट करूंगा? क्योंकि जो सर्कल दिया उसका सेंटर क्या है 4,0, रेडियस क्या है 4, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ 0 है, सी 0 है, तो जी भी तो वही आएगा, रेडियस भी तो वही आएगा 4। तो अगर आपका सेंटर 4,0 है, आपका रेडियस 4 है, तो सर्कल किसको टच करता होगा? y एक्सिस 4,0 कहां पर है? सेंटर। x एक्सिस पे रेडियस भी 4 है, तो आपका सर्कल का डायग्राम कैसा बनता होगा? तो मेरा सर्कल ऐसा ही होगा ना, जब उसका सेंटर 4,0 रेडियस भी 4 है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो क्वाड्रेंट होगा, सर्कल होगा, पूरा का पूरा कहाँ होने वाला है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। x की वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वो x एलिमिनेट हो जाता होगा नेगेटिव वाला। अब इसको लेके अब मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, x मिल गया तो y भी मिल जाएगा, तो मुझे दोनों पॉइंट मिल गए, मतलब a और b पता है। और p मूवेबल पॉइंट है जो कहाँ लाई करता है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0 पे। वो p का कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं s, k। क्या ले लेते हैं? s, k। आपको फाइंड क्या करना है? क्या पूछा आपको? पता चला सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना है। तो इसका लिए लोकस ढूंढने के लिए तो बहुत सारे सेंट्रोइड मिलने चाहिए। तो बहुत सारे सेंट्रोइड कैसे मिलते होंगे? क्योंकि p मूवेबल पॉइंट है, p आपका। तो लास्ट में जब आप लोग सेंट्रोइड ढूंढोगे PAB का, ट्राइंगल PAB का, तो वो किसके टर्म में आएगा? सेंट्रोइड तो ढूंढना चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 3n। तो x1 y1 x2 y2 तो a और b के कोऑर्डिनेट मिल गए होंगे। तो अभी जो आप लोग का सेंट्रोइड आएगा वो किसके टर्म में आएगा? h और इसको फिर किसके साथ इक्वेट करेंगे? x के साथ। इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? y के साथ। और वो h और k जो है कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑलवेज लाइंग ऑन द लाइन। कौन सा लाइन? 2x माइनस 3y प्लस 4। इसको h और k सेटिस्फाई करता होगा, तो 2h माइनस 3k प्लस 4 इक्वल 0। ये जो x होगा किसके टर्म में होगा? यहाँ पर h के टर्म में। यहाँ से h को x के टर्म में उठा के यहाँ डाल देना और k को y के टर्म में उठा के यहाँ डाल देना। इसका आप लोगों को जो इक्वेशन बनेगा वो आपका ऑप्शन में कोई ना कोई के साथ मैच हो जाएगा। इसमें सबसे पहले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, मेन तो फर्स्ट स्टेप तो वही है। बाकी तो सिर्फ सेंट्रोइड फाइंड करना आता ही है हम लोग। फिर थर्ड वाले का मुझे मतलब उसके बाद वाला सेक्टर, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला। लेट द सर्कल C touches the line x minus y plus 1 equal to 0. Give the center on the positive x axis। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर मुझे उसके स्टेप्स बता दो कि हाँ ये करना पड़ेगा। इसका माइंड मैप ये होता होगा। ये 4-5 स्टेप करेंगे तो हो जाएगा।
करें, क्या क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? टेंजेंट दिया होगा तो स्लोप फॉर्म सीक्वेंस करेंगे। टेंजेंट दिया है तो स्लोप फॉर्म सीक्वेंस, स्लोप फॉर्म सीक्वेंस करेंगे। स्लोप फॉर्म में एन नहीं पता होगा मुझे। सर हम तो करिए अगर तो टेंजेंट, हाँ मतलब एम बस पता चल जाएगा, पर स्लोप फॉर्म में फिर आर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे, इसमें तो काफी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं समझ दिया क्या क्या है। सबसे पहले उस सर्कल का सेंटर बताओ क्या होगा, एक्स कॉमा सी। पढ़ के बताओ, पूरा अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन और फिर मुझे बताओ सर्कल का सेंटर क्या होगा। क्या होगा? अल्फा ई कोमा 0, क्योंकि ए मुझे अल्फा दिया हुआ है, अल्फा ई कोमा 0। और क्या दिया है? लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस, किसका कितना लेंथ होगा ट्रांसफर एक्सिस का? 2 अल्फा इक्वल टू 2r बाय डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस का 2 अल्फा इक्वल टू 2r, तो अल्फा इक्वल टू r। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर जो है वो अल्फा ई कोमा 0 है, उसमें अल्फा आप लोगों का r के बराबर है, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस डायमीटर के बराबर है। 2 अल्फा इक्वल टू 2r, तो अल्फा इक्वल टू r, तो आपका सेंटर क्या हो गया? r ई कोमा 0। और उस सेंटर, उसका टेंजेंट आपको दिया हुआ है, क्या है टेंजेंट? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। और उसका कोड का भी इक्वेशन दिया हुआ क्या है? माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका लेंथ 4/√30। तो लास्ट में आप लोगों को 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू, और हाइपरबोला का इक्वेशन दिया था x स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। लास्ट में क्या ढूंढना है? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू, बस इसकी वैल्यू ढूंढनी है ना। और अल्फा किसके बराबर है? 3 बीटा। और अल्फा किसके बराबर दिया हुआ है? मतलब दिया क्या, मतलब क्या मिला था अपने को? 2 अल्फा इक्वल टू 2r मिला था ना। मिला था क्या, मतलब दिया था, तो अल्फा किसके बराबर है? r, तो 2r स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर ढूंढना है। तो मतलब बेसिकली मुझे r और e चाहिए, क्योंकि r और e मिला तो रिलेशन नहीं मेरे पास, कौन सा? बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा, और e पता हो तो बीटा निकल ही जाएगा। तो आपको, और अल्फा भी कौन है? r, तो आपको कौन चाहिए? r और e चाहिए बेसिकली। कौन चाहिए? r और e चाहिए बस। और r और e मतलब कितना अननोन है, तो कितने रिलेशन दिख रहे हैं आपको? 2 रिलेशन मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहले स्लोप फॉर्म की तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस r e, 0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r e प्लस 1 डिवाइड बाय √2 इक्वल टू r। सेंटर से लेकर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर? रेडियस, तो r e प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये पहला रिलेशन। दूसरा, अभी तक मैंने इसको तो यूज ही नहीं किया। अब ये अगर कोड है तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? सेंटर से लेके कोड पे जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर तो बनाएगा और साथ में, अगर ये 4/√13 है तो ये कितना? 2/√13। ये कितना? r, ये कितना? p, मतलब p बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या रिलेशन है? p स्क्वायर प्लस 4/13 इक्वल टू r स्क्वायर। 2/√13 था नहीं है आधा, तो उसका स्क्वायर 4/13। p स्क्वायर मतलब इससे लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r e, 0 इस तरफ दूंगा तो माइनस 3r e माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर थोड़ा तो मोड नहीं लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय √13 का स्क्वायर, तो 13 प्लस 4/13 इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर है ना, और √13 ही था, बट स्क्वायर था तो 13। तो एक दूसरा रिलेशन 13 एलसीएम में सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना अननोन है? 2। कितने रिलेशन है? 2, तो किसकी वैल्यू मिल जानी है?
आर और ई की वैल्यू मिल जाएगी, आर और ई की वैल्यू मिल गया तो मुझे बीटा भी मिल जाएगा, तो लास्ट में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वाला देखोगे तो हो जाएगा। कितने रिलेशन है फिफ्थ वाला, उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ो। चार रिलेशन है, एक तो दिया हुआ है, इनफैक्ट 2 दिए हुए हैं, इनफैक्ट 4 दिए हुए हैं, सबको तो दिया हुआ है। फर्स्ट वाला एलिप्स, उसके फोकस के बीच का डिस्टेंस, एलिप्स के 2 फोकस के बीच का डिस्टेंस 2a कितना दिया हुआ है, 2√3 ना, स्मॉल a लेना पड़ेगा। अच्छा e की जगह पर e1 ले लेता हूँ क्योंकि दोनों की एक्सेंट्रिसिटी को यूज करना है, e1 e2 ले लेते हैं, e1 एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी ले लेते हैं, e2 हाइपरबोला के ले लेते हैं। तो 2a e1 कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 2√3, तो 2 और 2 कैंसिल, a e1 = पहला रिलेशन। हाइपरबोला के 2 फोकस के बीच का भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2√3, तो उसका 2 फोकस के बीच का डिस्टेंस कैपिटल A इंटू e2, वो भी कितना दिया हुआ है 2√3, वो भी √3 आ जाएगा। ये फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E एंड द फोकाई ऑफ S इन एलिप्स और हाइपरबोला के 2 फोकस के बीच का डिस्टेंस किसकी इक्वल है, 2√3 के बराबर है। पहले 2 रिलेशन यहाँ से है, फिर तीसरा रिलेशन A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 2, ये तीसरा रिलेशन दिया, और चौथा रिलेशन भी दे रखा है, रेशियो ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ बोथ द एलिप्स एंड हाइपरबोला इज गिवन। है ना, दोनों का रेशियो जो है वो किसके बराबर है, 1/3। लास्ट में ढूंढना क्या है, सम ऑफ देयर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, मतलब मुझे स्मॉल a क्या क्या चाहिए होगा, मतलब आपको ऐड क्या करना है, 2b² प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल B² है, ये चाहिए ना। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ से सब कुछ मिल जा रहा है। अच्छा A और कैपिटल मिल जाएगा यहाँ से, फिर A और कैपिटल मिल जाएगा, B तो मिल जाएगा। यहाँ से 4 वैल्यू मिलेंगे, कौन कौन सी, A कैपिटल A स्मॉल e1 मतलब e1 और तो फिर वो रिलेशन भी है ना, उसके बाद B² = A² इंटू E² माइनस 1 से B भी तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग को क्या करना चाहिए, A की वैल्यू कितनी रख देनी चाहिए, √3/e1, कैपिटल A की जगह पर क्या रख लोगे, √3/e2, और e2 की जगह पर क्या रख लेना, 3e1 मिल जाएगा। फिर एक वैल्यू जैसे मिलेगी तो दूसरी सब निकलना चालू हो जाएगा, है ना। Second last question. Consider the hyperbola x² minus y² = 1. एक बार डायग्राम बनाए तो कौन सा हाइपरबोला है, ट्रांसफर, जिसका एक फोकस क्या दिया हुआ है
-3,0 स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और एक फोकस -3,0 है तो दूसरा फोकस क्या होगा 3,0। फिर क्या बोला है कि द लेटेस्ट सेक्टम थ्रू इट्स अदर फोकस ऑफ राइट एंगल। ठीक है, ये P का कोऑर्डिनेट है और बोला गया कि P के कोऑर्डिनेट को आप दूसरे फोकस से पास होने वाले लेटेस्ट सेक्टम, मतलब यहाँ से पास होने वाले लेटेस्ट सेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो कितना डिग्री बनता है 90। और लेटेस्ट सेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाइपरबोला के लेटेस्ट सेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट 8 तो 3 है 3, और यहाँ पर 3, और यहाँ 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री देखते क्या करोगे? स्लोप का प्रोडक्ट -1 m1, मतलब इसका स्लोप क्या होगा b²/a डिवाइड बाय 6, इसका क्या होगा -b²/a डिवाइड बाय 6 इक्वल टू -1/2 -y1/x2 -x1। ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या हुआ b⁴ इक्वल टू 36 तो b² इक्वल टू 6। ये रिलेशन होगी, बट एक रिलेशन तो काम होगा नहीं। फिर क्या दिया हुआ है, मतलब दूसरा रिलेशन फिर इसी से निकालना पड़ेगा, तो कुछ दिया नहीं है। क्या है b² इक्वल टू a² इंटू b² -1 और AE b² आपका किससे है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a² माइनस a², AE कितना दिया हुआ है 3, AE तो कितना है 3, तो a² 9 माइनस a², करेक्ट करेक्ट। लास्ट में आप लोग पता इसके अंदर ये तो दिया नहीं, फाइंड क्या करना है, रिलेशन दे रखा है a² b² इक्वल टू α√2 माइनस बीटा और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब लास्ट में अल्फा और बीटा को खुद तो फाइंड करना होगा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा से कुछ फाइंड करना होगा। एक बार अल्फा बीटा ढूंढ ले तो पता चल जाएगा, फिर पीछे आंसर से बना लेंगे अब ढूंढना क्या है। ये हो गया, अब इसको फिक्स कर लेते हैं, क्या होगा ये a² प्लस 6 से -9 इक्वल टू 0, एक्सप्रेस होते दिख नहीं रहा है, तो a इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a। 36 प्लस 36 72 को क्या लिखोगे 6√2 ना, डिवाइड बाई 2। a ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है नेगेटिव, नहीं होने वाली है, तो क्या मिलेगा -3 प्लस 3 है ना, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। a मिल गया -3 प्लस 3√2। लास्ट में ढूंढना क्या है, मतलब b² भी मिल गया, फिर तो 6 से ही तो है b², तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 18√2 माइनस 18 है ना, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब a² मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 3√2 माइनस 3 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 18 प्लस 9 27 और मिडिल टर्म माइनस बेबी का 18। लास्ट में चाहिए a² इंटू b², a² में से क्या कॉमन है 9, क्या रहेगा 3 माइनस 2√2, यहाँ से क्या कॉमन है 18, तो अंदर क्या रहेगा √2 माइनस 1, 18 इंटू 9 कितना होता है 162, 18 9 162। इसको अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3√2 माइनस 3 माइनस 4 है ना, 2√2 इंटू √2 तो -4 होगा, और माइनस माइनस प्लस 2√2, 3√2 प्लस 2√2 5√2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, इसके साथ मल्टीप्लाई 162 के साथ, और हमें जो a² b² मिल रहा है, बट उनकी हिसाब से उनका a² b² अलग है, उनका a² b² क्या है
अल्फा रूट 2 माइनस बीटा, तो अगर इक्वेट करूंगा तो रूट 2 का जो कोएफिशिएंट होगा और मल्टीप्लाई में जो होगा वो अल्फा होगा, तो अल्फा कितना 162 into 5 810 है ना, 162 into 5 करूंगा तो 810 और फिर बीटा कितना होगा 162 into 7 ना, सही है ना 1134, ये बराबर है 11, ठीक है। और ये 162 into 7 कितना हो रहा है 1134, पीछे आंसर देखो उससे रिप्लाई करते हैं 11944, तो फिर अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है ना, तो स्क्वायर कर दो अल्फा प्लस बीटा। जो भी क्वेश्चन कर आप देखोगे तो सब कुछ पता है अपने को, प्रॉपर्टी याद है, अप्लाई करो, काम हो रहा है। पर वो काम तभी होगा जब प्रैक्टिस की जाएगी, वरना कुछ नहीं होगा, वरना सेंटर क्लिक नहीं होगा। इसको आप लोग काम करिए, फिर मैंने आप लोग बोला था एनसीईआरटी लेके आना, लिखाया निकालो। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोऑर्डिनेट आप लोगों को खत्म कर दिया है, थोड़े जो मुझे क्वेश्चन रिलेटेड है वो भी कर रहा है, फिर आप लोग करिए और फिर डाउट देखो। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है आप लोग सीडी करके चैप्टर, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया, वैसे सीडी हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे 12th में, वेक्टर इन सीडी करके पूरा कंसेप्ट आएगा। अभी जितना 3D में आप लोगों को रिक्वायरमेंट है स्कूल के एग्जाम की सब पूछा जाए तो सिंपल है, 2D और 3D हम सब लोगों को पता है, राइट। 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन होते हैं एक्स और वाई, और 3 डायमेंशन में जैसे इस रूम में बैठे ये क्या है 3 डायमेंशन है, कोई भी कॉर्नर को देखोगे तो वहां पर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिख जाएगा, ठीक है, वही 3D आप लोग का। जैसे क्वाड्रेंट जब 2D पढ़ते हैं तो 2 डायमेंशन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स बोलूंगा, इसको नेगेटिव एक्स को एक्स डैश बोल दूं, पॉजिटिव वाई को वाई बोल दूं, नेगेटिव वाई को वाई डैश। तो इसमें आप लोग को 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, ओ एक्स वाई, ओ एक्स डैश वाई, ओ एक्स डैश वाई डैश और ओ एक्स वाई डैश। तो फिर 3D में कैसा होगा, जैसे 2D में 4 है तो 3D में ऑक्टेंट्स बनते होंगे, 3D में क्या बनता होगा ऑक्टेंट्स। कैसे ऑक्टेंट्स, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव क्या होगा, तीनों एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड। थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड 2D है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 3D, तो थोड़ा विजुअलाइज करिए कि आपके पास पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स होगा तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स भी होगा, तो इसमें क्या क्या बनेगा, ओ एक्स वाई जेड एक प्लेन बनेगा, एक सरफेस बनेगा किसका, तीनों पॉजिटिव एक्सिस का, ओ एक्स वाई और जेड। फिर एक बनेगा ओ एक्स डैश वाई जेड, एक्स नेगेटिव बट बाकी दोनों एक्सिस पॉजिटिव, फिर ओ एक्स वाई डैश जेड, फिर ओ एक्स वाई जेड डैश, फिर ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, फिर ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, फिर ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, और लास्ट वाला होगा जब तीनों नेगेटिव एक्सिस होंगे। देखो ये आपको पॉजिटिव बन रहे 1 2 3 4 5 6 बनेगा, 8 बन रहे, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टेंट। 4 बन रहे थे यहाँ पर क्वाड्रेंट से, 8 बन रहे तो ऑक्टेंट से। तो आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि -1, -2, -3 कौन से ऑक्टेंट पे लाई करता है, तो -1, -2, -3 कौन से ऑक्टेंट पे लाई करता है, तो कौन से ऑक्टेंट पे, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, तो एक्स और वाई नेगेटिव, एक्स और जेड नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, तो कौन से ऑक्टेंट में होगा, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पे होगा, राइट। आपको बोला जाए कि बी एक पॉइंट है 2, -3, 4, ये कौन सा ऑक्टेंट होगा, ओ एक्स वाई डैश जेड। आपको पूछा जाए कि सी ऑफ -3, 0, 0 कहाँ होगा,
तो कोई भी ऑक्टेंट में नहीं होगा, तो y जीरो है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा? तो मेरा y और z जीरो है तो कहाँ होने वाला है? नेगेटिव y एक्सिस होगा। x एक्सिस पे आपका y और z जीरो होगा, y एक्सिस पे x और z जीरो होगा, z एक्सिस पे x और y जीरो होगा। करेक्ट? जो x एक्सिस जैसे 3D के अंदर x एक्सिस को हम क्या बोले, 2D के अंदर x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। 3D में वही x एक्सिस को क्या बोलूंगा मैं? सेम ही है। यहाँ पर x एक्सिस है तो उस पर क्या बोला जाएगा? इसका इक्वेशन को बोले, इक्वेशन बताओ तो बोलो y इक्वल टू 0 इक्वल टू z, क्योंकि y और z दोनों 0 है। x एक्सिस को क्या बोला जाएगा? y इक्वल टू 0 इक्वल टू z। y एक्सिस को क्या बोलोगे? x इक्वल टू 0 इक्वल टू z। z एक्सिस को क्या बोला जाएगा? x इक्वल टू 0 इक्वल टू y। इसको लिखते हैं, इसको कौन सा प्लेन बोलोगे? xy प्लेन। इसको कौन सा प्लेन बोलोगे? जैसे अगर आप ये कॉर्नर पे देख तो ये z एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो xy प्लेन मतलब कौन? सिलिंग। तो xy प्लेन पे कौन सा डायमेंशन नहीं होगा? z, मतलब हाइट नहीं होगा। तो xy प्लेन का इक्वेशन z इक्वल टू 0, z होगा ही नहीं। xy इस पे मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूंगा उसमें z हमेशा 0 ही होगा। इसमें मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूं उसमें y हमेशा 0 होगा। तो xz प्लेन को क्या बोलेंगे? y इक्वल टू 0। yz प्लेन को क्या बोलेंगे? ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे 2D में होता है वैसे सेम, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा? मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा 2D है वैसा ही 3D है, सब कुछ सेम। ये x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 z2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AB का लेंथ कितना होगा? रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस, मैं आपको 3 वर्टाइसेस दे दूं और आपको अगर बोलूं कि चेक करके दो कि तीनों को ज्वाइन करोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कैसे करोगे? तीनों साइड का लेंथ ढूंढ लूंगा, कोई भी दो सेम आएगा। आइसोसेलेस से लेंथ ढूंढने के लिए किसको यूज करना होगा? सेक्शन फॉर्मूला जैसे 2D में होता है वैसे ही सेम, बस क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा होगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2. C is a point which divides AB line segment in the ratio k is to 1. Then what is coordinate of C? क्या लिखो C के कोऑर्डिनेट को? kx2, sorry m is plane ले लेते, m is plane, तो क्या लिखोगे? mx2 plus nx1 divided by y coordinate my2 plus my1 divided by m plus nz coordinate mz2 plus nz1 divided by, ये कौन सा डिवीजन की फॉर्मूला हुई? इंटरनल डिवीजन है। अगर एक चीज एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो ये सी पॉइंट AB लाइन सेगमेंट के कहीं बाहर है बट रेशियो सेम है इस पे, तो फिर फॉर्मूला से क्या फर्क पड़ेगा? प्लस की जगह पर माइनस। कोई अगर ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 z2 है, ये आपका x3 y3 z3 है, और आपको इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल के दो, जैसे 2D में निकाल देते x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 और z1 plus z2 plus z3 by 3। मैं आपको एक पैरेललोग्राम दे दूं और उस पैरेललोग्राम के 3 वर्टाइसेस दे दूं 3D के अंदर, और मुझे चौथा वर्टाइसेस फाइंड करना है, कैसे करोगे? सबसे इजी तरीका बताना, मेरे पास दो साइड थी, वो सबसे लंबा मेथड है, सबसे इजीएस्ट भी बताओ। पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्टर क्या याद आना चाहिए? डिस्टेंस तो याद ही नहीं आना चाहिए। पैरेललोग्राम में सबसे इजी कंडीशन क्या? डायगोनल्स आर, अगर एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो एसी का जो मिड पॉइंट होगा वही सेम मिड पॉइंट, तो मुझे एबीसी दिया ही था, मुझे सिर्फ ढूंढना क्या था?
डी, तो मैं क्या करूंगा एसी का मिड पॉइंट निकालूंगा और वही मिड पॉइंट किसका होगा, बीडी का होगा। तो डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, वही x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + y2/2। ठीक है, अगर आप लोगों को बोलूं मैं, मेरे पास यहाँ पर स्पेस में मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है 1,2,3 नाम का, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है 1,2,3 नाम का, मतलब मार्कर का एंड पॉइंट। ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ये एक मिरर है, XY प्लेन, ये XY प्लेन है जो एक मिरर का काम कर रहा है। तो पॉइंट अगर यहाँ होगा तो उसका इमेज यहाँ होगा, वो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर यहाँ पर 1,2,3 है, ये XY प्लेन आपका मिरर है, तो यहाँ पर उसका इमेज आने वाला है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, क्या होगा 1,2,-3। अच्छा एक चेक करते हैं, जैसे देखो कभी कंफ्यूजन अगर आपका हुआ, कभी भी कंफ्यूजन अगर हुआ तो आपको क्या करना है, 2D याद करने का। जैसा 2D होता है वैसे 3D होता है पूरा से। मुझे बताओ 2D के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है 1,2, बस फर्क ये होगा कि 2D के अंदर एक्सिस आप लोगों के मिरर बनते हैं, यहाँ पर पूरा प्लेन है आपका मिरर बनेगा, 3D है ना, राइट। अगर ये 1,2 और ये एक्सिस मेरा मिरर है, तो मुझे बताओ इसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका इमेज फोर्स में होगा, और फोर्स में होगा तो थोड़ी ना नेगेटिव होगा, 1, y एक्सिस को अगर मिरर मानूंगा तो क्या समझ आ रहा है कि जिसको मैं मिरर मान तो उसमें चेंज नहीं होता, दूसरे का साइन बदल जाता है। जिसको मैं मिरर मान तो उसमें चेंज नहीं होता, दूसरे का साइन बदल जाता है। तो वापस बोलो 1,2,3 अगर आपका पॉइंट और अगर XY प्लेन अगर आपका मिरर है तो किस में चेंज नहीं होगा, x और y में चेंज नहीं होगा, 1 और 2 ऐसे रहेगा। फिर चेंज किस में होगा, z का प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस, YZ प्लेन मिरर होता तो YZ 2 और 3 रहता, x का 1 का माइनस। ठीक है, एक पॉइंट है 1,2,3 और बोला गया कि 1,2,3 का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ 1,2,3 का x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना था। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट 1,0,0, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। एक्स एक्सिस पे जब फाइंड करते थे तब रूट वाई स्क्वायर लेते थे। हम जब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं x, y, तो ये पॉइंट को हम x, 0 बोलते हैं ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो रूट वाई स्क्वायर आता है तो y बन जाता है। यहाँ पर वो रूट वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा। एक्स एक्सिस पे किसी का भी डिस्टेंस फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वाई एक्सिस पे फाइंड करना है तो है ना, अगर ये पॉइंट अगर x, y, z है तो x, 0, 0 का तो ये क्या होगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वाई एक्सिस पे निकालना होगा तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y, 0। और अगर z एक्सिस पे अगर निकालना है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0, z। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को 3 पॉइंट दूं, -1, 2, 3, 2, 3, 4, तो 3 पॉइंट, 2 ही पॉइंट पहले लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी को ज्वाइन करता हूँ, ये मार्कर आपका मान लेते हैं लाइन सेगमेंट है। ए पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, 3, बी दिया 2, 3, 4, इसको एक प्लेन डिवाइड कर रहा है, राइट। उस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट ए बी, इसको एक प्लेन डिवाइड कर रहा है, राइट। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है
2x plus 3y minus 4z plus 7 equal to 0. लाइन का इक्वेशन और प्लेन के इक्वेशन सेम ही दिखते हैं। लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax plus by plus c equal to 0. इसमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा है। ये इसको डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड करे पता करना है। 2D में रेशियो जब भी फाइंड करोगे तो हम क्या लेते हैं? 2D के अंदर अगर आप लोगों को जब भी रेशियो फाइंड करो तो हम क्या लेते हैं? k:1। क्या करेंगे? k:1। हमें ये नहीं पता है कि जो प्लेन है वो लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि हम बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानते हैं? इंटरनल। हमारे असम्पशन गलत हो भी सकता है, वो कैसे पता चलता है? यहाँ पर भी मैं ये C पॉइंट है जो प्लेन में लाई करता है, इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सबसे पहले C का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये दिया हुआ है -1 2 3 और B दिया हुआ है 2 3 4। So what is coordinate of C? तो k -1 upon k plus 1 b 3k plus 2 by k plus 1 b 4k plus 3 upon k plus 1। ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? प्लेन में सेटिस्फाई करेगा। x y z की जगह पर ये पॉइंट रख दूंगा तो किसकी वैल्यू मिलेगी? k। मेरा असम्पशन राइट कब माना जाएगा? k अगर पॉजिटिव है तो k अगर सपोज 2/3 आ गया तो सही है। तो उसको इस लाइन सेगमेंट को प्लेन कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में। बट कैसे? इंटरनल। अगर वही k अगर -2/3 आता तो भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बट एक्सटर्नल 2D में तो ये करते थे आप लोग, लाइन में क्या अलग करते थे? ये तो कुछ बस इसमें z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा। मैं आपको कोई भी 3 पॉइंट दे दूं, 2D केस में तो कोई भी मैं आपको 3 पॉइंट दे दूं और आपको प्रूव करना है या चेक करने को तीनों कोलिनियर है कि नहीं। आपका स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, चारों बताओ। सबसे पहला स्लोप, AB का स्लोप और BC का स्लोप सेम आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ कोलिनियर। फिर दूसरा दो का डिस्टेंस बढ़ के इक्वल होगा, AB BC AC निकालूंगा, कोई भी दो का डिस्टेंस का एडिशन तीसरे के इक्वल हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे करेंगे? y निकालेगा और दोनों का k उसके एम्प्लीट कर देंगे तो k सेम आना चाहिए। हाँ, मतलब हम ये ले लेंगे कि ABC पहले तो मान के चलेंगे क्योंकि ABC कैसा है? कोलिनियर है। जो B पॉइंट जो है वो AC को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 के रेशियो में डिवाइड। तो C का कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे इस गेटअप में, k गेटअप, और C का कोऑर्डिनेट हाँ ठीक है C का कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे k गेटअप में, राइट। पर C का कोऑर्डिनेट तो मुझे ऑलरेडी गिवन था तो उसके साथ इक्वेट करूंगा तो मेरा एजम्पशन सही कब माना जाएगा? जब k की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ये तीसरा मेथड सही है। सेक्शन नंबर 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाना है ना। अगर ट्रायंगल अगर तीनों पॉइंट बोलेंगे तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया 0 हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन मेरे पास 2 डायमेंशन है, पर 3 डायमेंशन में सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं पॉसिबल है क्योंकि 3D है तो एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम होगा। 3D के अंदर तो क्या होता है? वॉल्यूम होता है, तो एरिया वाला कंसेप्ट लगेगा नहीं। स्लोप 3D में होता नहीं, वहां तो फिर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ये सब होता है, बट वो तो पढ़ना नहीं अपने को। तो यहाँ पर स्लोप भी काम करेगा, यहाँ पर एरिया काम नहीं करेगा, तो फिर 2 ऑप्शन काम करेंगे। कौन कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मुझे 3 पॉइंट दिया है 3D में, मुझे पता करना हो कि तीनों कोलिनियर है कि नहीं, तो क्या करूंगा? AB निकालूंगा, BC निकालूंगा, AC निकालूंगा। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, और फिर कोई भी रो का एडिशन और इक्वल आ जाना चाहिए तो कंफर्म हो जाएगा कि कोलिनियर है, राइट। और सेक्शन फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि नहीं आपको तो सेक्शन फॉर्मूला से ही चेक करके देना है, तो क्या करेंगे? A अगर मुझे दिया है -1 2 3, B अगर मुझे दिया है 2 3 4, C मुझे दिया हुआ है 4 7 -3, और चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो सेम जैसे 2D में करते थे, क्या करके चलूंगा? पहले तक अज्यूम करके चल लूंगा कि हाँ कोलिनियर है। अरे काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता कि कौन सा बीच में लेना है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छा लगे वो बीच में लेगा। C का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता बट A का कोऑर्डिनेट पता है तो C पता तो चल जाएगा ना। क्या लेके चलेंगे कि C जो पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1। ठीक है, आप किसी को भी बीच में लेके चल सकते हो। मैंने C लिया, आपको B अच्छा लगे तो आप B को लेके चलो, जो ठीक लगे हो। तो C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास?
सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा 2k -1 अपॉन k + 1 फिर 3k + 2 अपॉन k + ऊपर लिखा हुआ है मैंने ये सेमी पॉइंट लिया मैंने ऊपर वाला है 4k + 3 अपॉन किसके कोऑर्डिनेट है पर c के कोऑर्डिनेट का मतलब है पता है 4, 7 को 1 इसको 4 के साथ इक्वेट करूंगा k मिलेगा इसको 7 के साथ इक्वेट करूंगा k मिलेगा इसको -3 के साथ इक्वेट करूंगा k मिलेगा तीनों में k की वैल्यू ये मानिए अगर सेम है तो कोऑर्डिनेट है ठीक है निकालो आप लोगों की एक्सरसाइज देखोगे 12.1 बोले पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 second point is in the adjacent base what can you say about its y coordinate y equal to 0 name of the octane को तो मैंने पहले बताया octane का नाम दे देना है तो पहले 4 fill in the blank the x axis and y axis taken together determine the plane known as xy plane the coordinate of points in the xy plane are of the form क्या होगा right the coordinate plane divides the space into बेवकूफ है स्पेस दिया बाद में ऑक्टेन भी लिखा है ऑक्टेन की तो 8 ही होता है ऐसे लिखना जाएगा किसी को भी 12.2 डिस्टेंस निकालना है दूसरे में कोलिनियर चेक करना है तीसरे में पहले वाले में बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड का डिस्टेंस सेम होना चाहिए दो साइड का लेंथ सेम होना चाहिए सेकंड में वोल्टाइज का राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होना चाहिए है ना ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल mc स्क्वायर तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ab bc और ac निकालना पड़ेगा पर डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाई लो थर्ड में अच्छा इसको प्रूव करने के बाद है किलोग्राम तो डायगोनल था बाय 6 फोर्थ find the equation of the set of points which are equidistant from the point ये लोकल ढूंढना है equation of the set of points क्या पूछा है समझ है p एक पॉइंट है एक नहीं बहुत सारे p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या लूंगा x y z वेरिएबल पॉइंट है और उसका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस pa इक्वल टू pb pa रूट में आएगा क्या होगा pa रूट ऑफ x minus 1 square plus y minus 2 square plus और वैसे p भी होगा पर वो भी रूट में होगा रूट हटाने के दौरान तो लास्ट में जो इक्वेशन बनेगा वो आपका लोकस होगा फिर फाइंड द सेट ऑफ द पॉइंट p वापस p मूवेबल पॉइंट x, y, z सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b इज इक्वल टू 10 ये थोड़ा लेंथी होगा क्यों लेंथी होगा क्योंकि इसमें कैसा हो रहा होगा ऐसा हो रहा होगा ना pa plus pb इक्वल टू 10 होगा और pa क्या बनने वाला है रूट ऑफ x minus 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर pb क्या होगा रूट ऑफ x plus 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10 तो ये मेरा आंसर बट ऐसे छोड़ के तो नहीं आऊंगा मैं तो रूट हटाने के लिए पर अभी स्क्वायर करना बेवकूफी है क्योंकि मिडिल टर्म में वापस रूट आएगा एक टर्म को उस तरफ ले जाऊंगा फिर स्क्वायर करूंगा तो भी मिडिल टर्म में तो रूट आएगा ही है ना जब स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा x minus 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 100 minus 20 टाइम रूट ऑफ x plus 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x plus 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर समझ आए कैसे इसको उस तरफ ले जाके फिर स्क्वायर किया तो थोड़े टर्म तो कट होंगे y स्क्वायर z स्क्वायर का इसका मिडिल टर्म इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इसका लास्ट टर्म कैंसिल इसका मिडिल टर्म माइनस 8x इसका मिडिल टर्म प्लस 8x वो माइनस 8x को तरफ शिफ्ट कर लो तो 100 प्लस 16x और ये रूट वाले टर्म को तरफ शिफ्ट कर लो और फिर एक बार वापस इसमें दो बार आपको स्क्वायर करना ठीक है ना फिर लास्ट एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन है उसमें आपके पास
तो पुरानी टेक्स्ट बुक में 4 एक्सरसाइज थी। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, वो पैरेललोग्राम वाला है ना, 3 वर्टेक्स दे रखे, चौथा फाइंड करना, तो वापस कौन सा कंसेप्ट, डायगोनल और बाइसेक्टर। सेकंड वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। तो मीडियन ए से जो मीडियन बनाओगे उसका लेंथ कैसे ढूंढोगे, बीसी का मिड पॉइंट, और फिर वो मिड पॉइंट को अगर डी नाम दे दो तो फिर एडी का डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे तीनों के बी से पास होने वाला मीडियन भी निकल जाएगा और इससे पास होने वाला भी निकल जाएगा। थर्ड, तो ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो ये हो गया, PQR तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2a - 4 + 8/3, फिर 2 + 3b + 14/3, फिर 6 - 10 + 2c/3, और इन सबको किसके साथ इक्वेट मिल जाएगा अभी। ये कौन सा चौथा, वापस उसमें डिस्टेंस पर मतलब स्क्वायर करना है तो डायरेक्टली रूट निकल जाता होगा, इसमें तो मेहनत करनी पड़ी अपने, है ना। इसमें PA + PB 10 था, उसमें PA² + PB² तो रूट ऐसे ही घट गया। पर इसके अंदर पुराने टेक्स्ट बुक में कैसा रिप्रेजेंट बताएगा, मुझे कैसे करोगे, बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस which are at a distance of 5√2, which are at a distance of 5√2 from the point P 3, -2,5। तो जो आपको y एक्सिस पे पॉइंट लेना उसका कोऑर्डिनेट क्या ले लूंगा, 0, a, 0, और उसका P पॉइंट दिया हुआ है 3, -2,5, उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5√2, तो k मिल जाएगा ना बीच में, हो जाए। पॉइंट कौन सा लिया हमने, 0, y एक्सिस पे लेना था तो 0, k, 0, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 3, -2,5, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 5√2। तो क्या करूंगा, डिस्टेंस को मिलाऊंगा, 3 - 0 का स्क्वायर 9, -2 - k का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर 25, रूट हटाने के दोनों स्क्वायर तो 25 2 50। इसको सॉल्व करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, k ढूंढना है और पॉइंट ढूंढना तो उसकी वैल्यू का पॉइंट मिलेगी। ये y एक्सिस पे, ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता तो 8,0,0 लेता, z एक्सिस पे होता तो कैसे हो गया, तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मेन की तरफ में 3D पढ़ेंगे, तो इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि लिखने लायक है नहीं, ऐसा कुछ लिखने लायक है ना, बस वो ध्यान में रखना, XY प्लेन के इक्वेशन को z = 0 बोलते हैं, वो सारी बातें, और ऑक्टेन क्या होता है, क्लियर। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों के पास शाम में ये तो कभी भी कर लेना है, तो हाइपरबोला का जो बाकी है उसको करो, और बताना मेरे को डाउट होना, फिर नेक्स्ट अपने प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। चालू तो क्या करेंगे, कर ही चुके हो, तो PNC आता है तो PNC थोड़ा रिवाइज करके लाना, कराओगे, है ना, जरूरत पड़ेगी।